अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली जो है ना एम कैट की इंफॉर्मेशन देंगे। मतलब ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम क्या करेंगे, एम कैट के बारे में गाइडेंस देंगे और किस तरह हमने जो है ना एम कैट का सिलेबस को जो है ना फॉलो अप करना है और किस तरह जो है ना आगे जाना है। मोस्टली बायोलॉजी का जो सिलेबस है मेरे पास, अगर बायोलॉजी के सिलेबस को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखें कि हमने बायोलॉजी के सिलेबस में हमने करना क्या क्या होता है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं मोस्टली हमारे पास बायोलॉजी के सिलेबस में। उनको हम देखते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो एम कैट में आता है, हमारे पास वो बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग्स। और अब पीएमडीसी आ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन हमारे पास क्या हो जाए, आउट हो जाए। और इसी तरह ये इसका एम है, हमारे पास सिलेबस है एम कैट का, पिछले साल का है ये। 100 नंबर पर मुश्तमिल होता था और 3.5 आवर का पासिंग रेशो फॉर एमबीबीएस एंड पासिंग रेशो फॉर डेंटल कॉलेजेस की थी। और इसकी परसेंटेज अब क्या हो सकती है कि बायोलॉजी की जो है 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के 54, इसी तरह फिज़िक्स के 54 थे, और इंग्लिश के हमारे पास जो है 18 एमसीक्यूज़ और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज़। इस तरह हमारे पास टोटल जो है 200 एमसीक्यूज़ का ये पेपर होता था। अभी हमारे पास अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स रहती है, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास नहीं रहती। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी या ये हमारे पास सिलेबस जो है वो फॉलो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो 2019 वाला हमारे पास है तो वो फॉलो होगा। वो किस तरह हमारे पास फॉलो होगा उसको अगर हम देखें तो बायोलॉजी का वो 80 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे पास है 20 एमसीक्यूज़ वो उसके कर सकते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐसे जो है ना कोई सिस्टम नहीं है, तो हम जो है ना इसी को फॉलो करेंगे और इस हिसाब से हम जो है ना तैयारी करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। तो जो जैसा भी आए, जैसा भी पैटर्न आए, तो उसी हिसाब से हमने क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो टोटल हमारे पास तकरीबन ये 13 यूनिट्स बनते हैं जो कि फ़र्स्ट और सेकंड ईयर को मिला के हमारे पास एम कैट के हैं। तो सबसे पहला यूनिट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, ए सेलुलर लाइफ, जिसमें हम जो है ना वायरस वगैरह को पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स है, 11th चैप्टर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं, सेकंड चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर हमारे पास 3 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एनिमल किंगडम का चैप्टर, एंजाइम्स, थर्ड चैप्टर एवोल्यूशन हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर, लाइव प्रोसेसेस, इसमें कई किस्म के चैप्टर आ जाते हैं, न्यूट्रिशन आ जाती है, गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर, और ट्रांसपोर्ट का चैप्टर इसमें 11, 12, 13, 14 और 11 तो बल्कि बायो एनर्जेटिक्स वाला है, और इसमें 12, 13 और 14 वगैरह जो है ना शामिल होते हैं। और हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, फिर इसमें डिस्कवरी ऑफ वायरसेस हमने करना है और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस करना है, और वायरल डिजीज़ में फॉर एग्जांपल एड्स वगैरह हमने करनी है। तो इसका हमने किस तरह तैयार करना है तो इसको हम देखते हैं आगे जाकर। इसको हम देखते हैं जी, इधर से वैरायटी ऑफ वायरस, जो हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ है, इधर से हम देखेंगे इसको। तो ये इसका चैप्टर नंबर 5 हमने सबसे पहले तो ओपन कर लेना है, वैरायटी ऑफ लाइफ जो है उसको। ये वैरायटी ऑफ लाइफ वाला हमारे पास चैप्टर आ जाएगा। तो इसके हमने जो है ना शुरू में हमने इसको कोई नहीं पढ़ना, ये वाला सारा सिस्टम जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के रिलेटेड है ये नहीं करना। और यहाँ से जहाँ से वायरस हमारे पास शुरू होंगे, वायरसेस, यहाँ से हमने जो है ना ये शुरू करना है चैप्टर।
तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ये यहाँ से शुरू करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना हमारे पास, मतलब जो जैसे ये वायरोलॉजी वगैरह है, वायरोलॉजी है, वैनम वगैरह है, और इसकी हिस्ट्री है, वैक्सीनेशन वगैरह की, ये हमने करनी है। साथ में हमने वो लोइस पास्चर्स के इधर इवानोस की मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट वगैरह के नेम वगैरह और उनके काम वगैरह लिखे हुए हैं, वो करने हमने। बैक्टीरियोफेजेस किस तरह डिस्कवर हुए थे, चार्ल्स चैम्बरलैंड का क्या काम है हमारे पास, इवानोस की का क्या काम है, इस तरह दूसरे साइंटिस्ट का जो है ना हमारे पास क्या काम रहा इस दौरान, वो हमने करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास सबसे पहले जो इसका है स्टानले वाला, उसने क्रिस्टलाइजेशन की थी टोबैको मोज़ेक वायरस की, वो लिखा हुआ है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये बैक्टीरियोफेजेस वाला सिस्टम और इनका कंसेप्ट किस तरह पैदा हुआ, टोवर्ट और डी हेरल्ड ने जो काम किया था, ये वाला हमने टेबल करना है इसमें से। और आगे हम अगर जाएँ तो ये करैक्टरिस्टिक्स भी करनी है, स्ट्रक्चर भी करना है, इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें नैनोमीटर, डायमीटर और कैप्सिड कितने हैं, कैप्सोमर, एडिनो वायरस, न्यूक्लियो कैप्सिड, एनवेलप वगैरह, इकोसाहेड्रल और हेरिकल वगैरह वायरस। और ये नीचे इधर जो प्रायोन का कंसेप्ट हमारे पास दिया हुआ है येलो बॉक्स में, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। आगे जाके अगर हम जाएं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर वगैरह दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ के, इनको भी एक बस नज़र मारनी है। वैसे अगर ये मुश्किल से याद होते हैं तो फिर इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन आते नहीं हैं आमतौर पर। बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को जस्ट हमें रीड करना है, ये क्योंकि एज सच हमारे पास नहीं शामिल, बल्कि लेकिन कुछ ना कुछ इसका आ जाता है, शेड, स्टील, कॉलर वगैरह, ये स्ट्रक्चर में आ जाता है। और स्ट्रक्चर चूँकि हमारे पास शामिल है तो इसलिए इसको भी हमने जो है ना करना है अच्छे तरीके से। तो अगर हम देखें इसका लाइफ साइकिल के बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस की क्लासिफिकेशन लिखी होगी, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, इन्वेलप्ड वायरस, नॉन इन्वेलप्ड वायरस वगैरह, तो ये हमने करनी है। वायरल डिजीज़ वगैरह जो हैं ये हमने करनी है। स्मॉल पॉक्स, ये जो लिखी हुई है, स्मॉल पॉक्स, हर्पस सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये किस वायरस से होती है, और वायरस इन्वेलप्ड है, नॉन इन्वेलप्ड है, आरएनए है और डीएनए, ये हमने करना है। और रेट्रो वायरस को हमने पढ़ना है क्योंकि ये एड्स से रिलेटेड है, और सारी इसकी क्लासिफिकेशन, और एंड पे आके एड्स वगैरह जो है ना वो हमने करनी है। और एड्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है, इसके वायरस को याद करना है, इसके स्ट्रक्चर को, और किस तरह ये ट्रांसमिट करता है, ये सब को अच्छी तरह का करना है। प्रोफेज और प्रो वायरस क्या होता है, इसमें फ़र्क बयान करना है। लाइसोजेनिक आइस होस्ट और इस किस्म के होस्ट में हमने जो है ना फ़र्क बयान करना है, और उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाकी हेपाटाइटिस को एंड पे आके जस्ट रीड मारनी है, क्योंकि एज सच ये नहीं शामिल, लेकिन वायरल डिजीज़ है तो इसलिए इसको भी लाजमी पढ़ना है। इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा। चैप्टर इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो तकरीबन 1 घंटा बड़ी मुश्किल से लगेगा, और ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस तरह 13 में से जो है ना हमारे पास एक टॉपिक इधर ही क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स यू वेरी मच। तो मिलते हैं कल किसी और जो है ना चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ।